नहीं कर सकते? नहीं, हर आदमी थोड़ा बस की बात है। तो उसमें क्या 10 लाख का सेटअप लगा रखा है, तो ये काम तो टेक्निकल वही है वही सिस्टम ना बैठ रहो। हाँ सर। रेडी है? हाँ रेडी है एकदम एकदम। चेक कर लो माइक वाइक सबसे। माइक तो चेक करेंगे। ठीक है। माइक सही है। हाँ, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे थे, जिसका दूसरा नाम पास्ट सिंपल भी हम कह सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है, इसकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी सामान्य इंडिकेशन के आधार पे, वो ये थी कि सामान्य तौर पर साधारण वाक्यों में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इसके साथ में आपको ये बताया था कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य है या फिर नकारात्मक वाक्य है, तो इस प्रकार के वाक्यों के साथ हम इस वर्ब की सेकंड फॉर्म के स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हम डिड लगाते हैं। कौन सी लगाते हैं? डिड। नेक्स्ट नियम है हमारा कि जब दो घटनाएं एक साथ संपन्न हो, जब दो घटनाएं एक साथ संपन्न हो तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। कौन से इंडेफिनिट टेंस का? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे मैं कहूँ वह जब आया तो मैंने उसका स्वागत किया, तो जैसे व्हेन द टीचर केम, जब अध्यापक आया। केम देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। अब दूसरा वाक्य कोमा के बाद में शुरू हो रहा है। द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों ने वेलकम्ड हिम, उनका स्वागत किया। जब अध्यापक आए तो वो विद्यार्थियों ने उनका स्वागत किया। ये वेलकम्ड वेलकम की सेकंड फॉर्म है। किसकी सेकंड फॉर्म है? वेलकम की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन द प्रेसिडेंट, जब राष्ट्रपति या अध्यक्ष एंटर द हॉल, जब राष्ट्रपति ने हॉल में प्रवेश किया। एंटर की सेकंड फॉर्म एंटर्ड, और किया इसका मतलब पास्ट टाइम बता रहा है, भूत का समय बता रहा है, भूतकाल बता रहा है कि जब राष्ट्रपति ने हॉल में प्रवेश किया। ऑल रिसीव्ड हिम, सभी लोगों ने उनका स्वागत किया। रिसीव की सेकंड फॉर्म है रिसीव्ड। ठीक है जी। द ट्रेन स्टार्टेड जस्ट बिफोर, द ट्रेन स्टार्टेड सेकंड फॉर्म जस्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। जब ट्रेन शुरू हुई उसके ठीक पहले मैं स्टेशन पे पहुंच गया। इसका मतलब दो गतिविधियां, दो कार्य एक साथ संपन्न हुए हैं, और जब दो काम एक साथ संपन्न होते हैं तो उन वाक्यों में दो जो पृथक पृथक वाक्य हैं जो वक्ता के द्वारा बोले अथवा पाठक के द्वारा पढ़े जाते हैं, उनमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है भाई विश और इफ ओनली। विश और इफ ओनली के साथ यदि किसी वाक्य में विश आए और इफ ओनली आए तो उनके साथ में सिंपल पास्ट का हम प्रयोग करेंगे। सिंपल पास्ट यानी कि साधारण भूतकाल का। और जब साधारण भूतकाल का प्रयोग हम विश और इफ ओनली के साथ करते हैं कि काश ऐसा होता, इसका मतलब ऐसा हुआ नहीं और ना होने की संभावना है। काश ऐसा हुआ होता, तो वहाँ पर जो स्थिति है वो अवास्तविक भूतकाल की है। कौन से काल की है? अवास्तविक भूतकाल की है, यानी कि अनरियल पास्ट है। वहाँ पर कौन सा पास्ट है? अनरियल पास्ट है, यानी कि जहाँ पर हकीकत बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल हम देखते हैं। आई विश, मैं चाहता, आई न्यू हर, कि मैं उसे जान सकता, है ना, या मैं उसे जान पाता। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे जान पाता, काश मैं उसे जान पाता। इसका मतलब आप उसे जान नहीं पाए। तो यहाँ पर विश आया है किसी वाक्य में, तो आगे आने वाले वाक्य में आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, जो सिंपल पास्ट को बताएगी। कौन से टेंस को बताएगी? सिंपल पास्ट को बताएगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ ओनली, यदि केवल, आई वॉन द लॉटरी, मैं लॉटरी जीत पाता। यदि ऐसा होता कि मैं लॉटरी जीत जाता, है ना, वोन यानी जीत पाता। विन की सेकंड फॉर्म होती है वोन। विन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वोन होती है। काश मैं लॉटरी जीत पाता, है ना। इफ ओनली शी अलाउड, यदि केवल उसने अनुमति दी होती मुझे टू हगर, उसका हक करने की। यदि केवल, या काश वह मुझे उसका हक करने की अनुमति देती। अब उसने अनुमति दी नहीं और अब संभावना भी नहीं है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर यदि किसी वाक्य में विश, इफ ओनली और इफ ओनली जैसे शब्द से वाक्य की शुरुआत होती है, तो आगे आने वाले खालिस्तान में जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप भरेंगे अथवा कोई सेंटेंस आप लिखेंगे अथवा पढ़ेंगे, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट हमारा रूल है, जब किसी वाक्य की शुरुआत इट इज़ टाइम से हो तो उसके बाद में आने वाले वाक्य में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आप लिखिए, जब किसी वाक्य की शुरुआत इट इज़ टाइम से हो तो आने वाले वाक्य में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब पास्ट सिंपल का। जैसे उदाहरण देखते हैं, इट इज टाइम, यह वह समय है, वी वेंट ऑफिस, जब हम कार्यालय जाते थे या ऑफिस जाते थे। यह वह समय है जब हम कार्यालय जाते थे। इट इज टाइम वी वेंट ऑफिस, यह वह समय है जब हम कहाँ जाते थे? ऑफिस जाते थे। ठीक है ना, यानी कि भूतकाल के समय को बताया जा रहा है। कब का समय बताया जा रहा है? भूतकाल का समय बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, इट इज टाइम, यह वह समय है, आई गोट जॉब, जब मुझे नौकरी मिली थी। दो चार दोस्त मिल गए अचानक से, किसी दोस्त ने कहा कि भाई मेरी नौकरी उस साल लगी थी। तभी एक दोस्त ने कहा, अरे ये वही मई का महीना है, इसी मई के महीने में, यानी कि मई के महीने में मेरी कभी जॉब लगी थी। तो इस तरीके से इट इज टाइम, ये वो समय है जब मैंने नौकरी प्राप्त की थी। गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट, और यहाँ पे गो की कौन सी फॉर्म थी? सेकंड फॉर्म वेंट। 10 o'clock, 10 बज गए। 10 o'clock, 10 बज गए। इस तरीके से आश्चर्य क्यों भाई? ये इंटरजेक्शन पॉइंट है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है जो आश्चर्य को बताता है, जो आनंद को बताता है। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन होता है। जहाँ पर भी आपको दिखाई दे विस्मयादि बोधक चिन्ह, जब विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है तो उस वाक्य में या तो आनंद होता है, या खुशी होती है, या आश्चर्य होता है। उनको प्रकट करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 10 o'clock, 10 बज गए हैं। इट इज टाइम, अरे ये तो वो समय है, शी वेंट टू बेड, जिस समय वह बिस्तर पर चली जाती थी। अरे 10 बज गए हैं, इस समय तो वो बिस्तर पर चली जाया करती थी या सो जाती थी। तो यहाँ पे वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, जो भूतकाल के टाइम को बता रही है, जो पास्ट टाइम को बता रही है। कौन से टाइम को बता रही है? पास्ट टाइम को बता रही है भूतकाल में। और टाइम क्या है? 10 o'clock। क्या है? 10 o'clock, ऑन द बेड, है ना, और टू द बेड, इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा रूल है भाई कि हमारा अगला नियम है कि जब वाक्य की शुरुआत या वाक्य में इस तरीके का पैटर्न हो, सब्जेक्ट के बाद में वुड हेल्पिंग वर्ब और रादर जुड़ा हुआ हो वुड के साथ, वुड रादर, और जब वुड रादर किसी सेंटेंस में हो तो इसके बाद में आने वाले वाक्य में हम सब्जेक्ट के बाद में पास्ट टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो वुड रादर होता है, क्या होता है? वुड रादर। जो वुड रादर होता है यह प्राथमिकता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्राथमिकता को, यानी कि प्रायोरिटी को दर्शाता है, यानी कि प्राथमिकता को, कि किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर तरजीह जब दी जाती है, जब उसको प्राथमिकता दी जाती है तो उस प्राथमिकता को बताने के लिए हम वुड रादर का प्रयोग करेंगे। शुरू में कोई सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में वुड रादर होगा। देखिए ये पैटर्न उसी को फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस वुड रादर प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बाकी सेंटेंस यथावत रहेगा। ये रूल याद रखने का है, सब्जेक्ट प्लस वुड रादर यदि किसी सेंटेंस में शुरू हो रहे हैं तो इसके बाद में आने वाले वाक्य में हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे आई वुड रादर यू वेंट ऑफिस नाउ, मेरे बजाय यदि तुम इस समय ऑफिस चले जाते, है ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। टुमारो इज बैड वेदर, कल क्या है? बेकार मौसम है, कल का मौसम बेकार है। नेक्स्ट सेंटेंस में कहा जा रहा है टुमारो इज बैड वेदर, आने वाले कल में जो मौसम है वो ख़राब है। आई वुड रादर, मैं चाहूँगा, यू यानी तुम, केम टुमारो, कि आप कल आ जाओ, मैं चाहूँगा कि आप कल आ जाएं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरे बजाय आप, देखो आई की अपेक्षा यू, एक कर्ता के स्थान पर, एक सब्जेक्ट के स्थान पर दूसरा सब्जेक्ट अपनी भूमिका अदा कर रहा है कि कल मौसम ख़राब है, मैं चाहूँगा कि मेरे बजाय तुम आ जाओ, या मेरे बजाय तुम पहले आ जाओ, या कल आ जाओ। इस तरीके से वाक्य में प्रायोरिटी या प्राथमिकता को शो किया जाता है। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में वुड रादर आए तो उसके बाद में आने वाले वाक्य में हम पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है ही वुड रादर शी,
उसकी तुलना में वह प्रिपेयर्ड यानी तैयार करती, और डिशेस यानी है पकवान, है ना। प्रिपेयर्ड यानी तैयार करती, प्रिपेयर की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, और सेकंड फॉर्म होती है पास्ट सिंपल। ही वुड रादर शी, उसकी तुलना में वह यदि पकवान तैयार करती, यानी कि उसको पकवान तैयार करने थे बजाय ही की तुलना में। ही जो है यहाँ पर जो पुल्लिंग है, थर्ड पर्सन है, ठीक है ना, और सिंगुलर है। तो वुड रादर यहाँ पे प्राथमिकता को दर्शाने का काम करता है, प्रायोरिटी का काम करता है, यानी कि एक कर्ता के स्थान पर दूसरे कर्ता को इसमें तरजीह या प्राथमिकता दी जाती है। अब एक महत्वपूर्ण बात है, चूंकि हम पास्ट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं, कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल टेंस में एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की यह है कि पास्ट सिंपल टेंस की कुछ इंडिकेशंस होती हैं। क्या होती हैं? इंडिकेशंस होती हैं, यानी कि पहचान होती हैं। और पास्ट सिंपल टेंस की इंडिकेशंस को हमें समझना ज़रूरी है। ये इंडिकेशंस किसी वाक्य में एडवर्बियल क्रिया विशेषण वाले शब्दों के रूप में कार्य करती हैं। एडवर्बियल्स के रूप में होती हैं, क्रिया विशेषण वाले शब्दों के रूप में। तो एडवर्बियल्स और पास्ट सिंपल। अब जब चूंकि हमने पास्ट सिंपल टेंस को पढ़ा है, तो पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्बियल्स कौन कौन सी होती हैं? इनमें आती हैं लास्ट ईयर, पिछला साल। अपने आप ही बोलने से ही महसूस होता है कि भूत के समय की बात की जा रही है। पिछला साल, लास्ट ईयर, इसका मतलब भूतकाल का समय है, उसकी बात हो रही है। वीक, लास्ट ईयर, एगो, लॉन्ग एगो, बहुत पहले, बैक, पीछे, यस्टरडे, बीता हुआ कल, बैक ईयर, पिछला साल, वे बैक, वापस यादों में चले जाना, लौट के किसी साल में। जैसे मैं कहूँ इन वे बैक इन 1975 इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप अंडर द लीडरशिप ऑफ कपिल देव। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि 1975, 1983 ये चीज़ें आपको ये तुल्यता करने के लिए नहीं है कि भाई कौन सा सही है, आपको सिर्फ ये बताया गया है। इस तरीके से कह सकते हैं, अगर सही बोला जाए तो, कि वे बैक इन 2011 इंडिया वॉन द 50-50 वर्ल्ड कप अंडर द लीडरशिप ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको पास्ट टेंस के बारे में बताती हैं। किसके बारे में बताती हैं? पास्ट टेंस के बारे में बताती हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है, इसकी मूल रूप से पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि पास्ट टेंस का जब भी कोई वाक्य बोला जाएगा तो उसके हिंदी वाक्यों के अंत में ये आने चाहिए, हिंदी वाक्यों के अंत में आना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि वह खेल खेल रहा था, वह एक किताब लिख रहा था, अजीत डोभाल मीटिंग ले रहा था, नरेंद्र मोदी मीटिंग संभाल रहे थे। तो रहा था, रही थी, ये जो सब चीज़ें हैं ये पास्ट कंटिन्यूअस को बताती हैं। किसको बताती हैं? पास्ट कंटिन्यूअस को। एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम 3 सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। कितनी सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं? 2 सहायक क्रियाओं का। कौन कौन सी सहायक क्रियाएँ होती हैं? वाजवर होती हैं। कौन कौन सी सहायक क्रियाएँ होती हैं? वाजवर। वाज का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ में, यानी कि एक वचन कर्ताओं के साथ करते हैं। कौन से कर्ताओं के साथ? एक वचन कर्ताओं के साथ। वहीं जो वर होती है उसका प्रयोग हम बहुवचन कर्ताओं के साथ करते हैं। कौन से कर्ताओं के साथ करते हैं? बहुवचन। और इन दोनों के साथ में ही वर्ब की चौथी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की चौथी फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगता है? आईएनजी लगता है। इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम पैटर्न देखते हैं, सूत्र विधि देखते हैं कि किस तरीके से आप वाक्य बनाएंगे या किस प्रकार से वाक्य फॉलो करना चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस को। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वाजवर हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक सहायक क्रिया का उपयोग करना होता है, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, और अंत में ऑब्जेक्ट। पहला हमारा नियम ये रहा पास्ट कंटिन्यूअस का। भूतकाल में जब कार्य जारी हो तो उसको बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि पिछले साल हमारे देश में लगातार हमले हो रहे थे, तो ये है भूतकाल में, पिछले साल ये बातें जारी थी, पिछले साल हमले जारी थे। तो इसको बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में 2 सहायक क्रियाएं बार बार आपको बता रहा हूं। आने वाले वाक्यों में वाजवर का प्रयोग एक वचन और बहुवचन कर्ताओं में किया जाएगा। ही एक वचन करता है, खाली जगह इसके साथ में वाज लगेगा। क्यों? एक वचन कर्ता के साथ वाज हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और अंत में ऑब्जेक्ट। इसका भावार्थ पढ़ते हैं, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। नेक्स्ट उदाहरण है दे। दे बहुवचन करता थर्ड पर्सन होता है।
दे कौन सा करता होता है, बहुवचन करता होता है और थर्ड पर्सन है। दे के साथ में बहुवचन है तो वाज वर्ब में से क्या लगेगा, वर लग जाएगा। और प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के क्या हो जाएगी, आईएनजी। और चेस यानी शतरंज, दे वर प्लेइंग चेस, वे शतरंज खेल रहे थे। वे क्या खेल रहे थे, शतरंज खेल रहे थे। इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस को बताता है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी वॉज स्विमिंग इन द रिवर, वह नदी में तैर रही थी। वॉज स्विमिंग, शी यहाँ पे थर्ड पर्सन और प्लस में सिंगुलर एक वचन, इसलिए वाज वर्ब में से किसका प्रयोग, वाज का प्रयोग। और स्विम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा देंगे, आईएनजी। इन द रिवर इसके साथ में इसका पोस्ट मॉडिफायर है। शी वाज स्विमिंग इन द रिवर, वह नदी में तैर रही थी। तो ये भूतकाल में कोई काम जारी था उसको बताने के लिए यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला नियम है जो है भूतकाल की आदत को बताने के लिए, भूतकाल की आदतन जो तथ्य होते हैं, भूतकाल के आदतन तथ्यों को बताने के लिए हम जब किसी वाक्य में ऑलवेज को पाते हैं, कॉन्टिन्यूअली को पाते हैं या कॉन्स्टेंटली को पाते हैं, तो ऐसे एडवर्बियल्स क्रिया विशेषी शब्दों के साथ, क्रिया विशेषी शब्दों के साथ जब किसी वाक्य में हम भूतकाल का प्रयोग करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का, तो उन वाक्यों में भूतकाल के समय के साथ वहाँ पर पास्ट टाइम होगा कि भाई किस समय कौन सी घटना भूतकाल में घटी, और उसके साथ में अगर इन तीनों में से कोई सी एडवर्बियल आपको दिखाई दे तो पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना है। उदाहरण है शी वॉज ऑलवेज, ये देखो एक तो पहचान आ गई, शी वॉज ऑलवेज अब्यूजिंग अदर्स, वह हमेशा दूसरों को गाली देती रहती थी। शी एक वचन करता थर्ड पर्सन है, इसलिए वाज का प्रयोग किया है। नेक्स्ट उदाहरण है दे वर कॉन्टिन्यूअली, ये कॉन्टिन्यूअली जो है ये एडवर्बियल है, लगातार के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। दे वर कॉन्टिन्यूअली थ्रेटनिंग अस, वे लगातार हमें धमकियां दे रहे थे, तो वे बहुवचन है इसलिए रहे थे, वर का प्रयोग होगा। शी यहाँ पे थर्ड पर्सन एक वचन है और स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर शी के साथ में एक वचन है तो क्या लगाएंगे, वाज। शी वाज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, वह हमेशा ग्रम्बलिंग यानी शिकायत करती रहती थी। क्या करती रहती थी, शिकायत करती रहती थी। तो इस प्रकार से उपरोक्त तीनों वाक्यों में हमने एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ में कौन से उसका प्रयोग किया है, हेल्पिंग वर्ब का, वर का प्रयोग किया है। नेक्स्ट हमारा रूल है कि भूतकाल में जब दो कार्यों को एक साथ अथवा एक के बाद दूसरे को बताने में हम किसी टेंस का प्रयोग करेंगे तो वह पास्ट कंटिन्यूअस होगा। भूतकाल में जब एक काम हो और उसके साथ में जब दूसरा काम लगातार जारी हो या उसको फॉलो करे, तो ऐसी स्थिति में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे भाई, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम करेंगे। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कैसे किया जाएगा। भूतकाल में दो कार्य जब एक साथ हों तो जैसे मैं कहूँ कि जब वह पहुँची, व्हेन शी अराइव्ड, व्हेन से जब वाक्य की शुरुआत हो रही है, व्हेन जो होता है एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, एक ऐसा संबंधवाचक सर्वनाम होता है जो यह बताता है कि इसमें टाइम एडवर्बियल है। क्या है, टाइम एडवर्बियल यानी कि समय को बताने वाला क्रिया विशेषण। व्हेन यानी जब, जब का मतलब कब, इसका मतलब घड़ी की सुई के अनुसार टाइम पूछा जा रहा है। व्हेन शी अराइव्ड, जब वह वहाँ पर पहुँची। हिज वाइफ, तो व्हेन शी नहीं है यहाँ पे ही आएगा, इसने गलत लिखा है। व्हेन ही अराइव्ड, जब वह पहुँचा। हिज वाइफ वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स, उसकी पत्नी क्या कर रही थी, कपड़े धो रही थी, वॉज वॉशिंग। ठीक है ना। तो प्रोमिनेंटली आप इतने सारे नियमों को याद तो नहीं रख पाएंगे, जाहिर सी बात है। इसके लिए आपको बहुत सारा ड्रिल और एक्सरसाइज करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यदि आपको दिए हुए वाक्य का भावार्थ या अर्थ निकालने का हुनर आ गया और यदि आपने ये प्रयास किया कि आप उसके अर्थ को समझना शुरू कर दें, तो मुझे इस बात का न केवल आशा और उम्मीद है बल्कि विश्वास है कि आप निश्चित रूप से वाक्यों में सही करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने में कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है द सन वाज जस्ट सेटिंग, सूर्य अभी छिप ही रहा था। एज दे रीच द हिल, जैसे ही वे पहाड़ियों पर पहुँचे। द सन यानी सूर्य, वाज ये यूनिक चीज़ है, सूर्य एक वचन है इसलिए वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। जस्ट यानी ठीक तभी, सेटिंग यानी छिप रहा, वाज वर्ब प्लस आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस। द सन वाज जस्ट सेटिंग, सूर्य उस समय छिप ही रहा था। एज दे रीच द
हिल, जैसे ही वे पहाड़ी पर पहुँचे, यानी कि सूर्य छिपने ही वाला था और वो उस समय कहाँ पे पहुँचे, पहाड़ी पे पहुँचे। नेक्स्ट है वाहिल, जबकि शी वाज डांसिंग, वाइल शी वाज डांसिंग, ये गलत लिखा है इन्होंने, वाइल शी वाज डांसिंग, जब वह बजा रही थी, जब वह नाच रही थी, आई वाज सिंगिंग, तो मैं गा रहा था, तो मैं क्या कर रहा था, गा रहा था। तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है इस नियम में कि एक कार्य के बाद में जब दूसरा कार्य भूतकाल में संपन्न होता है तो ऐसी स्थिति में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। एक अहम महत्वपूर्ण बात यह है कि जब दो सेंटेंस वाहिल से जुड़े हों, एक रूल मैं आपको और बता देता हूं कि जब दो वाक्य वाहिल से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, वाहिल से, तो दोनों ही वाक्यों में वाहिल से जब जुड़े हों तो दोनों ही वाक्यों में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। दोनों ही वाक्यों में कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब है हम वहाँ पर वाहिल से जुड़े हुए दोनों ही वाक्यों में वाजवर के साथ में वर्ब की चौथी फॉर्म लगा देंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे और फिर उसका भावार्थ हो जाएगा जब मैं गा रहा था तो वो बजा रही थी, इस तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं भाई, हमारा अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट है। ये एक ऐसा टेंस होता है जिसमें ये बताया जाता है कि इसमें पूर्णता पाई जाती है, परफेक्टनेस, यानी कि काम पूरा हो गया होता है। और इसमें जो काम पूरा होता है वह पास्ट टेंस में होता है। कौन से टेंस में होता है, पास्ट टेंस में, भूतकाल में। जब भूतकाल में कोई कार्य पूरा हो गया होता है तो उस समय हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि भूतकाल में किसी कार्य की पूर्णता को दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। भूतकाल में पूर्ण हुए कार्यों में पूर्णता के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस एवं दूसरे कार्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब किसी वाक्य में, कोई वाक्य जिसमें कार्य पूरा हो गया हो, कोई वाक्य जिसमें, लिखिए, कोई वाक्य जिसमें कार्य पूर्ण हो गया हो, वहाँ तो हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम एक सहायक क्रिया होती है हैड, उसका प्रयोग करेंगे। साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म। लेकिन इसके साथ में आने वाले, इसके अनुषांगिक वाक्य में, इसके सहायक वाक्य में, इसके साथ जुड़ने वाले वाक्य में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे या पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। एक वाक्य में तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि दूसरे वाक्य में हम पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और जो इसका पैटर्न होगा, जो सूत्र होगा, वो इस तरीके से होगा। सबसे पहले कर्ता, इसके बाद में हेड हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट पीपी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। और फिर यदि दूसरा वाक्य आएगा इसके बाद में, तो उसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी सेंटेंस या पैटर्न में लगती है तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहीं पर करना हो तो वह पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, रेल रवाना हो चुकी थी, हो चुकी थी, चुका था, चुकी थी, ये इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों की, कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब आते हैं। ठीक है, ये जनरल बात है, ये पुरानी परिपाटी है जिसको पीटना नहीं है, सिर्फ अंतर मन से समझना है। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, रेल जा चुकी थी, बिफोर यानी इससे पहले, आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, द स्टेशन यानी स्टेशन पर। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रेल उससे पहले जा चुकी थी, रेल उससे पहले जा चुकी थी। एक महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, आप चाहें तो अपनी बुकलेट्स में लिखते हैं कि जब पास्ट परफेक्ट टेंस का हमें प्रयोग होना होता है तो यदि दो वाक्य, यदि कितने वाक्य, दो वाक्य, यदि दो वाक्य बिफोर अथवा आफ्टर से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, आफ्टर से। यदि दो वाक्य बिफोर अथवा आफ्टर से जुड़े हों, किन्हीं दो वाक्यों के बीच में यदि आए तो बिफोर जहाँ पर दो वाक्यों के बीच में है उससे पहले, इसका मतलब पहले, उससे पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जहां आफ्टर लिखा है उसके बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उससे पहले वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वैसे भी इसके नाम से हमें ज्ञात होता है कि जहां पर पहले का अर्थ आए वहां पहले
पास्ट परफेक्ट का प्रयोग कर दो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जहाँ बाद में का अर्थ आए या बाद का अर्थ आए तो उसके बाद में आने वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दीजिए। साथ ही साथ दूसरे वाक्य में आपको केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो द ट्रेन हैड डिपार्टेड, रेल रवाना हो चुकी थी। बिफोर यानी पहले, देखो पहले का अर्थ है तो इधर वाले वाक्य में पहले, देखिए तो इधर वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया है ना, और उसके बाद वाले में कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। तो ये रूल उस तरीके से भी याद रख सकते हैं आप, इस तरीके से भी। शी केम, वह आई, हेयर यानी यहाँ पर, आफ्टर यानी बाद में, आफ्टर यानी बाद में, वह यहाँ पर आई के बाद में, वी हैड स्लेप्ट, हम सो चुके थे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए इन दोनों ही वाक्यों के बीच में आफ्टर नाम का एक कंजंक्शन लगा हुआ है, और जब आफ्टर लगा हो तो उस वाक्य में पहले आने वाले खालिस्तान में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में आफ्टर के बाद में आने वाले खालिस्तान में हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, शी केम हेयर आफ्टर वी हैड स्लेप्ट, वह यहाँ पर हमारे सोने के बाद आई, वह हम सो चुके थे और उसके बाद में आई। इस तरीके से इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द पेशेंट यानी मरीज, हैड डाइड यानी मर चुका था, बिफोर यानी पहले। अब जब बिफोर आया है तो इधर वाले वाक्य में इस तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, और उस तरफ बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म ये लगा दो। कम की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, केम हो गई। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, जो मरीज था वह डॉक्टर के आने से पहले मर चुका था। तो इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस का ये पहला नियम है। आगे चलते हैं भाई। दूसरा नियम है कि पूर्व में संपन्न कार्य को बताने के लिए, पहले से संपन्न कोई कार्य को बताने के लिए हम कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म के अलावा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पूर्व में संपन्न, जो पहले ही काम पूरा हो गया वहाँ पर उसके परफेक्टनेस के लिए हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जैसे ही हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म देम, वह पहले ही उनको सूचना दे चुका था। ये देखो ऑलरेडी पूर्व में संपन्न हुए किसी कार्य को बता रहा है, इसलिए ही कर्ता के साथ हैड और इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। ही हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म देम, वह उनको पहले ही सूचना दे चुका था। नेक्स्ट है, शी हैड रीच्ड, वह पहुंच चुकी थी। शी हैड रीच्ड, वह पहुंच चुकी थी। देयर यानी यहाँ पे, वहाँ पर, और मच अर्लियर यानी बहुत पहले। मच अर्लियर ये पूर्व में संपन्न घटना है, पूर्व का समय इसमें है, अर्लियर टाइम है कि वह वहाँ पर पहले ही पहुँच चुकी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, दे हैड नेवर बीन, वे कभी नहीं रहे, टू स्वीडन यानी स्वीडन, उनका संबंध कभी भी स्वीडन नहीं रहा। इसका मतलब पूर्व की सूचना बताई जा रही है, पूर्व की जानकारी आपसे साझा की जा रही है। दे हैड नेवर बीन टू स्वीडन, कि वे कभी भी स्वीडन नहीं रहे। नेक्स्ट हमारा रूल है, अगले रूल पर हम चलते हैं कि भूतकाल में एक निश्चित समय अंतराल पर, भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस में एक निश्चित टाइम गैप पर, समय अंतराल के पश्चात जो घटना संपन्न होती है उसको बताने के लिए, पास्ट में एक फिक्स टाइम के बाद में, ठीक है, एक निर्धारित समय के बाद जब कोई घटना घटती है तो उसको बताने में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का। उदाहरण देखिए, द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, हैड कम यानी आ चुके थे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर यानी कि पहले, द प्रिंसिपल और केम यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल, ये पिछले वाले नियम को फॉलो कर रहा है। द स्टूडेंट्स हैड कम बिफोर द प्रिंसिपल केम, इससे पहले कि प्राचार्य या प्रिंसिपल आता विद्यार्थी पहले ही आ चुके थे। दूसरा है व्हेन यानी जब, ये टाइम एडवर्बियल, व्हेन आई रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, पहुंचा था, पहुंचा या पहुंचता था। व्हेन आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो रेल पहले ही जा चुकी होती थी, तो रेल पहले ही जा चुकी होती थी। तो यहाँ पे हैड प्लस ऑलरेडी, ऑलरेडी पूर्व के समय को बता रहा है, पूर्व के निर्धारित समय को बता रहा है, ऑलरेडी पूर्व के निर्धारित समय को बता रहा है। नेक्स्ट उदाहरण है, एज सून एज, जितना जल्दी हो सके, आई हैड कंप्लीटेड माई रेस, मैं अपनी रेस पूरी कर चुका था, दे लेफ्ट, इससे पहले कि वे गए, जितना जल्दी हो सके उनके जाने से पहले मैं अपनी रेस पूरी कर चुका था।
इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर पूर्णता का भाव है भूतकाल में, वहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है, और जहाँ पे दूसरा वाक्य है वहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया है? सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें होप यानी उम्मीद या आशा करना, एक्सपेक्ट यानी आशा करना, थिंक यानी सोचना, इंटेंड यानी इरादा करना, और वांट यानी चाहना, और सपोज ये ई है और सपोज के साथ। तो ये कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, इंटेंड, वांट और सपोज, इनके साथ में भूतकाल की इच्छाएं अथवा कल्पनाएं जाहिर होती हैं। तो पास्ट टाइम की पास्ट डिजायर्स, भूतकाल की इच्छाएं और कल्पनाएं, इमेजिनेशंस और कल्पनाएं इनमें होती हैं, और कल्पनाएं होती हैं। ठीक है, तो भूतकाल की इच्छाओं और कल्पनाओं को बताने में इन क्रियाओं का अहम योगदान होता है जो आपके सामने लिखी हुई है। जैसे शी हैड होप्ड, वह उम्मीद कर चुकी थी, चुका था, चुकी थी। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या उम्मीद कर चुकी थी? दैट की यू यानी तुम, वुड कोऑपरेट अस, हमारा सहयोग करोगे, वुड कोऑपरेट, आप हमारा सहयोग करोगे। उसने ये उम्मीद की थी कि आप उनका सहयोग करोगे, उसने उम्मीद की थी कि आप उनका सहयोग करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यू डिडंट, आपने ऐसा काम किया नहीं। इसका भावार्थ ये कहता है। नेक्स्ट है अंकल हैड थॉट, अंकल ने सोचा था, ऑफ पेइंग अस ए विजिट, हमारे पास आने का। अंकल ने हमारे पास आने का सोचा था लेकिन डिडंट कम, इसका मतलब क्या हुआ? वो आए नहीं, केवल एक कल्पना रह गई। चाचा हमारे पास आना चाहते थे लेकिन वो आ ना सके, उन्होंने सिर्फ फौरी तौर पर इस बात की पूर्ति कर दी है। नेक्स्ट है शी हैड इंटेंडेड, वह इरादा बना चुकी थी, चुका था, चुकी थी। हैड प्लस इंटेंडेड, इंटेंड की थर्ड फॉर्म। शी हैड इंटेंडेड टू अपीयर, प्रविष्ट होने के बारे में। और क्लैट एग्जाम, क्लैट के एग्ज़ाम में, उसने क्लैट के एग्ज़ाम में अपीयर होने का इरादा किया था लेकिन डिडंट अपीयर। इसका अर्थ क्या निकल के आएगा? लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो एग्ज़ाम में प्रविष्ट नहीं हुई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो एग्ज़ाम में नहीं बैठी। इसका मतलब उसने बाद में मानस त्याग दिया होगा या जो भी है। नेक्स्ट है आई हैड थॉट, मैं सोच चुका था। हैड थॉट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैड थॉट ऑफ टीचिंग, मैं अध्यापन के बारे में सोच चुका था। लॉ, क्या अध्यापन के बारे में? लॉ यानी कानून, मैं कानून की पढ़ाई करवाने के बारे में सोच चुका था लेकिन ऐसा हो ना सका। अगला है भाई पास्ट परफेक्ट टेंस में नरेशन। जो अगला रूल है, रूल नंबर नेक्स्ट, कि नरेशन में यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट एवं पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। यदि कोई नरेशन वाला वाक्य है यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाला वाक्य है, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं या डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है? यदि प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब किसी सेंटेंस में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो, अथवा पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हो। मैं क्या कह रहा हूँ? जब डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए अथवा वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो उसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म में बदल देंगे? थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। उदाहरण देखते हैं। दे सेड, उन्होंने कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, वी हैव प्लेड, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए गेम यानी एक खेल। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखिए, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में बदलेंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो दे का दे रखेंगे, सेड का सेड रखेंगे, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे साधारण वाक्य, इसलिए क्या लगा देंगे? दैट। वी यहाँ पे थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन बहुवचन है और दे यहाँ पे थर्ड पर्सन है, तो इसको थर्ड पर्सन बहुवचन बना देंगे तो क्या बन जाएगा? दे सेड दैट दे हैड प्लेड ए गेम, कि वे खेल खेल चुके थे, है ना। उन्होंने कहा कि वे उसके साथ या उस पूरे प्रक्रिया के दौरान एक खेल खेल चुके थे। नेक्स्ट है शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। आई प्लेड ए ट्रिक, मैंने एक योजना बनाई थी। ट्रिक यानी तरकीब खेली थी। आई प्लेड ए ट्रिक। तो यहाँ पे प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इस नियम के अनुसार देखो,
जब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आए तो उसे हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई प्लेड ए ट्रिक, मैंने एक तरकीब खेली थी। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है प्लेड, इसलिए इसको किस में बदलेंगे नियमानुसार, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। शी का सी, सेड टू को हम साधारण वाक्य में बदलते हैं टोल्ड में, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दैट। आई जो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, शी यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके अनुसार शी का शी हो जाएगा। और वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में बदल लेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और ए ट्रिक यानी एक तरकीब, शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट शी हैड प्लेड ए ट्रिक, उसने मुझे बताया कि वह एक तरकीब खेल चुकी थी। इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा रूल है पास्ट परफेक्ट टेंस का, कि कंडीशनल जो वाक्य होते हैं, शर्त वाले जो वाक्य होते हैं, शर्त वाले वाक्य, उन वाक्यों में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। शर्त वाले वाक्यों में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम करेंगे, यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनकी शुरुआत इफ से होती है। किससे होती है, इफ से होती है। इफ़ आई हैड मेट हर, यदि मैं उससे मिला होता। इफ़ आई हैड मेट हर, हैड मेट, यदि मैं उससे मिल चुका होता या मैं उससे मिला होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हर, तो मैं उसकी सहायता करता। इसमें एक सूत्र भी है, आप ध्यान रख सकते हैं, और वो सूत्र इस प्रकार से आप लिख लीजिए चाहे साथ साथ, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद में जो दूसरा वाक्य आता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो कंडीशनल जो शर्त वाले वाक्य होते हैं, उन शर्त वाले वाक्यों में हम, यदि वाक्य की शुरुआत इफ से होती है तो उसके आने वाले कर्ता के साथ में हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हेड प्लस क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लगी हुई है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, जब दूसरा वाक्य शुरू होगा तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड लगाएंगे लगा हुआ है, फिर हैव लगाएंगे जी लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इस वाक्य का आप युक्ति संगत अनुवाद करेंगे तो इफ़ आई हैड मेट हर, यदि मैं उससे मिल चुका होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हर, तो मैं उसकी सहायता कर चुका होता, लेकिन वो उससे मिला ही नहीं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि भूतकाल में उनका मिलन हुआ नहीं और उसकी सहायता हुई नहीं। दूसरा है इफ़ सब्जेक्ट, ये इसका सूत्र बता रखा है जो मैंने ऊपर लिख दिया है। इफ़ शी हैड कम टू मी, यदि वह मेरे पास आती, यदि वह मेरे पास आती या वह मेरे पास आ चुकी थी, आई वुड हैव गिवन हर ए गिफ्ट, तो मैं उसे एक गिफ्ट ज़रूर देता, तो मैं उसे एक गिफ्ट ज़रूर देता। इफ़ शी हैड कम टू मी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ़ शी हैड कम टू मी, यदि वह मेरे पास आ चुकी होती या आती, आई वुड हैव गिवन हर ए गिफ्ट, तो मैं उसे गिफ्ट देता। इस प्रकार से शर्त वाले वाक्यों में जहाँ पर वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, उसके साथ एडजॉइन संबंधित जो वाक्य होता है उसमें हम इफ़ से शुरू होने वाले वाक्य में, कहाँ से शुरू होने वाले वाक्य में, जो वाक्य इफ़ से शुरू हो रहा है उस वाक्य में हम इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा टेंस है भाई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तीनों ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में हम सिंस और फॉर का प्रयोग दो युक्ति संगत समय को बताने वाली या समय को स्पष्ट करने वाली युक्तियों का प्रयोग या शब्दों का प्रयोग हम करते हैं सिंस और फॉर का वाक्य के अंत में। सिंस का प्रयोग जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और जो फॉर होता है उसका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, समय की एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी बात यह और है कि सामान्य रूप से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, इस प्रकार का हिंदी अनुवाद लास्ट में बोला जाता है। से रहा था, से रही थी, ये ध्यान रखना है कि जब भी वाक्य के अंत में इस तरीके से अनुवाद किया जाए तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। अब इसका हम जब वाक्य बनाएंगे तो जो सूत्र विधि है तो उसमें पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, और जब चूंकि पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट का भी कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है,
तो इसमें सब्जेक्ट के बाद में हम हैड प्लस बीन लगा देंगे। हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि कुल मिला के आप इसको ये कह सकते हैं हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म का प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। और ये सनद रहे कि कोई सा भी कर्ता हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, सभी के साथ में हैड सहायक क्रिया लगेगी, ठीक है। और इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट, और यदि कोई समय आया है तो उस समय को बताने के लिए सिंस फॉर प्लस टाइम का प्रयोग इस सूत्र विधि के अनुसार करेंगे। उदाहरण सामान्य तौर पर देख लेते हैं, जैसे आई हैड बीन वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था। देखो इसका हिंदी अनुवाद होगा यहाँ तक, आई हैड बीन वेटिंग, आई करता हो, आई वी यू ही सी इट दे किसी का नाम, इन तमाम कर्ताओं के साथ में हैड बीन, हैड सहायक क्रिया लगेगी। बीन जो होता है वो मुख्य क्रिया का भाग होता है। आई हैड बीन वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था, फॉर हर यानी उसका या उसके लिए, मैं उसके लिए इंतजार कर रहा था। और मॉर्निंग आया है तो यहाँ पे मॉर्निंग से पहले क्या लगेगा, सिंस लगेगा। आई हैड बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग, मैं उसका सुबह से इंतजार कर रहा था। दूसरा उदाहरण है शी हैड बीन राइटिंग, वह लिख रही थी। शी हैड बीन राइटिंग, वह लिख रही थी। बुक्स यानी किताबें, ऑब्जेक्ट, और 100 आवर्स यानी 100 घंटों से, और घंटे जो 100 है ये फिक्स निश्चित समय अवधि है, इसलिए इसके पूर्व सिंस फोर में से किसका प्रयोग किया है, हमने फोर का प्रयोग किया है। ध्यान रहे नोट कि भूतकाल में किसी समय पर शुरू अवधि से लगातार जारी कार्य को बताने में, भूतकाल में यदि कोई काम पुराने समय से जो जारी है एक निश्चित समय से, तो उस पुरानी अवधि से जारी रहने वाले वाक्य को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही हैड बीन वर्किंग, वह कार्य कर रहा था, रही थी। अब समय आएगा आगे, कब से, डॉन यानी उषा काल से। ही हैड बीन वर्किंग सिंस डॉन, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, डॉन, ये जो सब होते हैं इन सभी के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं कि वह उषा काल से कार्य कर रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे हैड बीन रनिंग, वे दौड़ लगा रहे थे, है ना। द व्हील, दे हैड बीन रनिंग द व्हील, वे पहिए को दौड़ा रहे थे फॉर 10 आवर्स यानी 10 घंटे से। 10 घंटा निश्चित समय अवधि है, इसलिए फॉर का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट है भाई कि पास्ट परफेक्ट के रिवाइज्ड एक्शन को बताने में, ये अगला रूल है, ठीक है ना। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो वहाँ पर अगला नियम है रिवाइज्ड एक्शन को बताने में, यानी कि जिस कार्य का दोहरान किया गया हो, जिस कार्य की पुनरावृत्ति की गई हो, तो उस पुनरावृत्ति को बताने में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे आई हैड ट्राइड, मैं कोशिश कर चुका था, टू क्रैक यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस, सीएसई, सिविल सर्विसेज एग्जाम, है ना। आई हैड ट्राइड टू क्रैक यूपीएससी, कि मैं यूपीएससी जो सीएसई का एग्ज़ाम लेती है, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, उसको पास करने की प्रयास कर चुका था। इसका मतलब क्या हुआ कि भूतकाल में जो कोई काम मेरे द्वारा किया गया, जो गतिविधि, जो एक्शन मेरे द्वारा लिया गया यूपीएससी सीएसई की तैयारी करने का, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि आई हैड ट्राइड टू क्रैक यूपीएससी, मैंने यूपीएससी क्रैक करने का प्रयास कर चुका था लेकिन हुआ नहीं। आई हैड बीन ट्राइंग, मैं कोशिश करता रहा हूँ, टू क्रैक यानी पास करने की, ICS यूपीएससी, मैं लगातार उस कार्य को जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब उसको हम इसमें बदलाव करेंगे रिवाइज्ड एक्शन को, तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसमें लिखा हुआ था कि आई हैड ट्राइड टू क्रैक यूपीएससी, कि मैं यूपीएससी को पास करने का प्रयत्न कर चुका था। उसका जब बदलाव करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रिवाइज्ड एक्शन के रूप में, तो उसको लिखा जाएगा आई हैड बीन ट्राइंग टू क्रैक ICS यूपीएससी CSE, कि मैं यूपीएससी के द्वारा CSE जो एग्ज़ाम लिया जाता है, यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, उसको मैं क्रैक करने की या पास करने का प्रयत्न कर रहा था। इस तरीके से ये नियम स्पष्ट होता है। इसके बाद में और उदाहरण है भाई, ये कुछ और उदाहरण है। शी हैड ट्राइड टू विन द गेम, ये रिवाइज्ड एक्शन के हैं, और रिवाइज्ड एक्शन का जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है तो वहाँ पर पूर्व में आने वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। पूर्व में आने वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। और रिवाइज्ड एक्शन में इस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में बदल देंगे। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किस में बदल देंगे? आईएनजी में। देखिए, शी हैड ट्राइड, वह कोशिश कर चुकी थी, टू विन द गेम, उस खेल को जीतने की, वह खेल को जीतने की कोशिश कर चुकी थी। अब इसका रिवाइज्ड एक्शन के रूप में जब इसकी पुनरावृत्ति की जाएगी तो ये जो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ट परफेक्ट, इसको हम हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे। तो शी हैड बीन ट्राइंग, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को बदल दिया हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी टू विन द गेम। शी हैड बीन ट्राइंग टू विन द गेम, वह खेल को जीतने के लिए प्रयास कर रही थी। इस प्रकार से हम रिवाइज्ड एक्शन को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपका पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अगला टेंस हमारा फ्यूचर टेंस होगा जिसको हम पढ़ेंगे।